हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो देखो क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक से हम ये सारी वीडियोस कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है सबको पता है। बिजनेस आते हैं, ठीक है, लेकिन उन बिज़नेस के ऑनर कौन होते हैं प्राइवेट सेक्टर में? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी 3-4 लोग, 5-6 लोग मिलके भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है इसमें किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी प्राइवेट सेक्टर में? कोई सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकता है, यानी कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस खोल सकता है। पार्टनरशिप यानी 3-4 लोग मिलके पार्टनर्स बन सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली यानी एक पूरी फैमिली मिलके बिजनेस चला सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कंपनी जिसमें शेयर्स वगैरह बेच के आप जो है कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं या फिर और कोई भी खोल सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। अब पब्लिक सेक्टर में क्या आता है? वो सभी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है। नाम से ही है पब्लिक सेक्टर। तो इनको मैनेज कौन करेगा? इनका ऑनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट लोग, इंडिविजुअल, और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओनर है। दीज ऑर्गेनाइजेशन में ईदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ऑनर कौन होता है? पार्टली का मतलब है यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटर का शेयर हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टेट का शेयर हो सकता है, दोनों मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती हैं। होली ओन्ड का इधर मतलब है कि पूरी ही सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या पूरी ही स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। दे में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, या फिर किसी मिनिस्ट्री का पार्ट हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मतलब मिनिस्ट्री के अंदर आती हो, या फिर किसी स्पेशल एक्ट की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, कुछ भी हो सकता है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। और गवर्नमेंट क्या करती है? ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस खोलती है, इनका मोटिव होता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए, पैसा जनरेट किया जाए। The government in its industrial policy resolutions from time to time defines the area of activities in which the private sector and public sector are allowed to operate. अब गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाती रहती है और समय समय पे बनाती रहती है और बताती रहती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज है जो प्राइवेट सेक्टर खोल सकती है और कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही चला सकती है। ऐसे सब चीज़ें डिफाइन करती रहती है और समय समय पे चेंज करती रहती हैं। अब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी आपकी 1948 में। इसमें क्या हुआ था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या सोचा था 1948 में कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। द रोल्स ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर क्लियरली डिफाइंड। तो उसमें क्या हुआ था 1948 की पॉलिसी में कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रोल बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बता दिए गए थे, सबको क्लियर कर दिए गए थे कि तुम्हें ये रोल है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। And the government through various acts and regulations was overseeing the economic activities of both the private and public sector। और गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे एक्ट्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ओवरसी का मतलब होता है नज़र रखना। सो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे जो है हर वक्त जो है नज़र रखे रहती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है। फिर आई आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई, ठीक है। It had also laid down certain objectives for the public sector to follow। इसमें क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी उनके लिए बनाए गए। क्यों बनाए गए पब्लिक सेक्टर के लिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स? ताकि वो ग्रो करें और इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़े हमारे देश में। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। पब्लिक सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर एम्फेसाइज्ड। लेकिन हाँ, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं उनको म्यूचुअल डिपेंडेंट बनाया गया कि हाँ भाई दोनों ही साथ मिल के काम करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगी। फिर आई 1991 की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
ये बाकी सभी पॉलिसीज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, where the government was deliberately disinvestment of public sector। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डेलीब्रेटिंग, इसका मतलब है जानबूझकर, पूरा प्रॉपर इंटेंशंस के साथ क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर था उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी उसके जो शेयर्स थे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के, वो सेल कर दिए, बेच दिए, प्राइवेट लोगों को बेच दिए। एंड अलाउइंग ग्रेटर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई कि तुम ऑपरेट करो, नई नई एंटरप्राइजेस खोलो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। At the same time, foreign direct investment was invited from the business houses। और क्या डिसाइड किया गया 1991 की पॉलिसी में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे देश में। इसका मतलब है कि बाहर के देश के लोग, फॉरेनर्स, हमारे देश में आके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस खोल सकते हैं। 10 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और ग्लोबल एंटरप्राइजेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री गेन एंट्री इनटू इंडियन इकोनॉमी। इसलिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आई, ग्लोबल एंटरप्राइजेज आई, हमारे देश में उन्होंने एंट्री ली। दस वी हैव पब्लिक सेक्टर। तो अब हमारे पास क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, और साथ में ग्लोबल एंटरप्राइजेस यानी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे देश की इकोनॉमी में। इस साथ ये वीडियो